सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, आज के जो टॉपिक्स हैं, पहला जो आपका टॉपिक है, ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जो है एंड एक्सियोम 4 मिशन, एक ही आपका आ जाता है टॉपिक। एक्सट्रीम रेनफॉल एंड क्लाइमेट चेंज का एक कंसेप्ट आता है। ठीक है, एक्सट्रीम रेनफॉल एंड क्लाइमेट चेंज, तो इस पर कुछ पॉइंट्स है, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका। फिर नाविका सागर परिक्रमा जो है वो आपका आता है। टारगेटेड अप्रोच टू कंटेनिंग लेप्रोसी इन इंडिया, फिर मैपिंग का टॉपिक है। फिर मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ दैट विल बी देयर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हैं, जैसे साइंस टेक का हो गया, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का हो गया, इन जनरल टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ये सारे अच्छा, एक टॉपिक मिस हो गया, क्राउड मैनेजमेंट। इस पर मैंने जो आर्टिकल में है उसके दो पॉइंट्स लिए हैं। उसके अलावा इंडिया में के कुछ पॉइंट्स गाइडलाइंस दिए कि मान लो आपसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस पूछ ले, तो वहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन है 10 नंबर का। एक्सप्लेन रोबस्ट स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट। ठीक है, आपको एक्सप्लेन रोबस्ट स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट पे आपका है। तो यहाँ पे आप यू कैन बी पार्ट ऑफ आकलन प्लस, जिस पर आप अपने जो है मतलब आप कह सकते हैं अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9057921649, और अपने आंसर इस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, 5am सीरीज़ में जो कवर होती है, और वीक में 4 दिन ही में 5am सीरीज़ आपकी रहेगी, कवर सारा होता रहेगा। 5am सीरीज़ जो आपकी कंटिन्यूस चल रही है उसी का क्वेश्चन है, इसको हमने कवर भी किया है। तो धरंगा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिटवीन इंडिया और किस देश के बीच में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज आपका ऑफ़र का लास्ट डे है। ठीक है, ये ऑफ़र का लास्ट डे है, तो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, तो आप लोग अपना बेनिफिट देख लेना। उसके अलावा और भी कई मेंटरशिप प्रोग्राम भी जैसे मैंने लॉन्च किया हुआ है, अगर आप ज्वाइन करते तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं उसको फिर जो है बंद कर दूंगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा टेस्ट सीरीज़ है, और भी चीज़ें हैं, तो आपको ऐप में जाके देख सकते हैं। तो ये आज आपका लास्ट डेट है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। देखते हैं, शुभांशु शुक्ला टू पायलट नासा एक्सियोम 4 मिशन जो है वो आपका ये करेंगे। तो इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, शुभांशु शुक्ला जो है वो एक्सियोम 4 मिशन के अंदर आपके मतलब उसको करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक्सियोम 4 मिशन ये ये क्या है, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा, और ये अभी अप्रैल 2025 में लॉन्च होना है। इसका जो मिशन लगभग 14 डेज़ का होगा, और ये जो फ्लाइट है वो स्पेस एक्स का न्यू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा, और LC-39A या केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च भी किया जाएगा। लॉन्च व्हीकल इसमें फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये जो मिशन है नासा और स्पेस एक्स के बीच में है, एंड द फोर्थ फ्लाइट बाय एक्सियोम स्पेस के बीच में जो है आपका है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इस मिशन का पार्ट आपका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है, कहाँ के लिए है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए है। कब के जाएगा, ये आपका अप्रैल 2025 के अंदर। तो इसमें आप देखेंगे, इनका नाम आपको याद रखना है। इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो पायलट करेंगे एक्सियोम 4 मिशन को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। और ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें है ना, इज अमंग द 4 एस्ट्रोनॉट जो कि गगनयान मिशन के अंदर जो है डेजिग्नेट किए गए हैं, और ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। एक्सियोम 4 मिशन जो है वो आपका लॉन्च होगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, और उन्होंने कई सारे मतलब अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। लॉन्च साइट कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। और इस कमर्शियल मिशन है ये, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट इसमें है, तो ये कमर्शियल मिशन है आपका। ठीक है, कुछ पॉइंट्स याद रखना। एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इम्पैक्टिंग रेन इन साउथ वेस्ट कोस्ट से स्टडी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार देखो क्या है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी इसमें जो है अच्छी हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको तब बेनिफिशियल नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो एक्सट्रीम रेनफॉल जो है इंक्रीज़ आपका हुआ है इंडिया का साउथ वेस्ट कोस्ट में, राइज इन एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिला है। देखेगा विद एन इंक्रीज रेट ऑफ 0.23 mm पर सेकेंड पर सीजन की बात की गई है। तो ये रिसर्च आपकी कई सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई है, और इसमें कहा गया कि राइज इन एक्सट्रीम रेनफॉल बेसिकली जो मॉइस्चर इन्फ्लक्स आपका हो रहा है, जो क्योंकि सी सरफेस, जैसे इस बार प्रश्न आया था ना, आप देखोगे सी सरफेस टेम्परेचर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे इस बार मेंस में प्रश्न था और वो मैंने पढ़ा रखा था, कम से कम नहीं 10 बार सी सरफेस टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में आपका आया था। वार्मिंग सी सरफेस टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर होता है कि आपका जो रेनफॉल है
सो देखो क्या है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ऐसे कोई इम्पैक्ट की बात करते हो कि फॉर एग्जांपल किस तरीके से जो मॉइस्चर है, जैसे स्टडी कहती है, जो अभी रिसर्च आई है कि जो मॉइस्चर उसका लेवल बढ़ रहा है और वो ऐड ऑन करता है मानसून पे। अब इस वजह से जो मानसून का पैटर्न है उस पर चेंजेस आएंगे। मानसून के पैटर्न का क्या है, जैसे मानसून का अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट द मानसून इन जनरल, तो यहाँ पे मानसून के केस में क्या है जनरली कि मानसून का एक जो नेचर है वो है कि यू विल फाइंड कि दैट इज़ द पल्सेटिंग नेचर। पल्सेटिंग नेचर हम कहते हैं। पल्सेटिंग नेचर का मतलब है कि यू विल हैव ड्राई एंड वेट स्पेल्स आपका होंगे। तो यहाँ पे क्या एक चीज़ समझना है कि देखो जो मानसून है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था पर मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसको बिकॉज वॉइस नहीं आई थी। तो देखो मानसून है, अगर आप जो ओल्ड एनसीईआरटी में क्रैश कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड पे निर्भर करता है। और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड अगर आप देखोगे तो इसका जो मूवमेंट है वो प्रेशर बेल्ट पे निर्भर करता है। और प्रेशर बेल्ट एक साउथ जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं चलती है सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर कहा गया कि जैसे ही ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आपके इक्वेटर से पास होकर जाती हैं तो फिर कोलोसिस फोर्स से वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा और साउथ वेस्ट जो वो विंड्स है वो आपका बनेगा, जो कि अगेन मानसून विंड्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ है। अब अगर इन प्रेशर बेल्ट्स की बात करोगे तो प्रेशर बेल्ट फॉर्मेशन में टेम्परेचर का रोल है। टेम्परेचर से प्रेशर डिफाइन होता है, तो अगर टेम्परेचर में बदलाव होगा तो प्रेशर में भी अफेक्ट होगा। और प्रेशर बेल्ट की जो शिफ्टिंग है वो भी आपकी अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, प्रेशर बेल्ट की जो शिफ्टिंग है। तो मानसून के केस में एक अगर किसी भी वजह से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के मूवमेंट में अफेक्ट होता है तो आपका मानसून अफेक्ट होगा। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल रीजन में अगर कुछ परिवर्तन होता है, जैसे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत अधिक हो जाएगा, मॉइस्चर एड ऑन होता चला जाएगा, तो एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा ला नीना, एल नीनो जैसे इवेंट्स अगर पैसिफिक ओशन के अंदर होंगे तो मानसून अफेक्ट होगा। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडियन ओशन डाइपोल जैसे इवेंट्स होंगे इंडियन ओशन रीजन में, तो वो उससे मानसून अफेक्ट होगा और उसका इम्पैक्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारे लेवल पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ को लो, जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो उनका मानना है कि भाई क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, उनका एनवायरमेंटलिस्ट उनका मानना है। अब ये चीज़ें क्या है कि अब बुढ़ापे में अगर आप समझाने की कोशिश करोगे ना तो वो नहीं समझे, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेन के अंदर वो प्रिंट बन चुका है हिसाब से क्लाइमेट कुछ होता नहीं है, एनवायरनमेंट कुछ होता नहीं है। अब आप ये सोचो कि मतलब आप खुद ये सोच सकते हो कि मतलब अब पृथ्वी जो है उसमें कहीं वाटर अवेलेबल है, सूरज की रोशनी पड़ती है, मॉइस्चर, टम्परेचर, प्रेशर, ये सब का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक पैटर्न बना। अगर आप उस चीज़ को अफेक्ट करोगे अपनी एक्टिविटी, ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी की वजह से, तो इन पैटर्न्स में बदलाव आएगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे और इसका बहुत नुकसान विश्व को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम जो है देखने को। अगर आप देखोगे तो लिंक्ड जो है वो कहीं ना कहीं इफ यू सी, तो वो सी सरफेस हाई जो अर्थ का लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल, आप मतलब उस वजह से आपका सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, उससे मानसून भी आपका अफेक्ट आपका होगा। इवन साउथ ईस्ट अरेबियन सी में भी 28 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हो गया, जिससे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत हो गई, बढ़ती जा रही है। और इससे जो क्लाइमेट चेंज है वो मानसून पैटर्न पे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पर ज़रूर से ज़रूर जो है इम्पैक्ट डालेगा। तो देखो राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर है, मॉइस्चर बढ़ेगा, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट होंगे और ये मानसून पैटर्न पे भी अफेक्ट होगा। अब आप सोचो कि मानसून पैटर्न अफेक्ट होगा तो इससे क्या हमें कोई फ़र्क पड़ता? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? बिकॉज आप खुद इमेजिन करो कि अगर आप खुद इस चीज़ को इमेजिन करो कि अगर इतना अधिक अगर बारिश कहीं जब बारिश हम सोचते थे होगी तब नहीं हो रही है और जब नहीं सोचते थे तब हो रही है, तो पूरा आपका एग्रीकल्चर साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, हर चीज़ जो है वो आपका अफेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। आईएनएस तरणी जो है वो रिमोट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्रॉस करेगी, तो ये मैं आपको मैपिंग में दिखा देता हूँ। तो एक पॉइंट नीमो है, तो पॉइंट नीमो जो है ये माहेर आइलैंड है, ये डूसी आइलैंड है या मोटो नुई करके है। तो पॉइंट नीमो करके कहा गया किसी भी लैंड एरिया से ये सबसे फारदेस्ट पॉइंट कंसीडर इसे किया जाता है। इसका आप लोकेशन देखोगे तो ये अगर आपको दिख रहा हो तो माहेर पॉइंट है, तो ये देखो यहाँ पे 2688 किलोमीटर इधर साइड है अंटार्कटिका। यहाँ से देखोगे तो इताजिया ब्रा ये लगभग मोर देन अबाउट 4000, ये भी लगभग 3500। दूसरी आइलैंड ये लगभग 2688 किलोमीटर। मोतू नुई करके देखो 2688 किलोमीटर। ये कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि आप पे दूर लोकेटेड है। ये पॉइंट नीमो है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि ये एक आपका मिशन है इंडियन नेवी का, मिशन का नाम है आपका नाविका सागर परिक्रमा करके है। तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए जो है
की ऑफिसर्स हैं जो इस पे आपके जा रहे हैं। टीम ने, है ना, तो द टीम नेविगेटेड थ्रू पॉइंट नीमो नोन एज द मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑन द अर्थ। पॉइंट नीमो की अगर बात किया तो पॉइंट नीमो याद रखना कहाँ लोकेटेड है, ये साउथ पैसिफिक रीजन के अंदर लोकेटेड है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और है ना, तो ये लोग पूरा पॉइंट इस टाइप से विजिट कर रहा, खुद देखो लोग कितना, उनके एस्पिरेशंस कितनी हाई होती हैं। अब यही पूरे लाइफ का असल में जो लाइफ की मीनिंग है ना, वो यही, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जिनका एक तरीके से अलग प्रकार का एम्बिशन होता है, एडवेंचर को लेके अलग गोल होते हैं, तो ये मतलब नॉर्मल जो मास है उससे तो बहुत डिफरेंट है। ऐसे लोग हैं, इनसे ऐसे मिले ना, तो इनका जो साइकोलॉजी है उसको समझना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को आपको ज़रूर से ज़रूर जो है वो मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेप्रोसी के कंटेक्स्ट में है, लेप्रोसी एक बीमारी है, टारगेटेड अप्रोचेस टू कंटेन लेप्रोसी को ख़त्म करने की बात की गई है। तो लेप्रोसी एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, तो WHO क्राइटेरिया के कंटेक्स्ट में है। तो अब इसमें देखो ये बैक्टीरिया, इस पर फोकस किया गया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा इन्फेक्शन, इसकी वजह से आपका होता है। नई जो ड्रग्स है, तो पॉसी बैसिलराई केसेस जो हैं, तो उसके लिए कुछ नई जो ड्रग्स हैं आप कह सकते हो, तो वो आपकी हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टारगेटेड स्ट्रेटजी है कि जिससे कि जो लेप्रोसी 5 स्टेट्स और 124 डिस्ट्रिक्ट में जीरो ट्रांसमिशन हो बाय 2027, ये है। जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा की बात करें, वहाँ पे प्रयास किया जाएगा जीरो ट्रांसमिशन बाय 2027 तक अचीव करने की बात की गई। तो अवेयरनेस की बात करें, प्रमोट जीरो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, अर्ली डिटेक्शन, देखा जाए तो अर्ली केस डिटेक्शन पे एक रोल रहे, ठीक है, तो ये चीज़ हाईलाइट आपकी की गई। तो कुछ पॉइंट्स ये आपको किसकी वजह से कॉज होते हैं, क्या हमारे टारगेट्स हैं, आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्राउड मैनेजमेंट का, ये है, तो इन्होंने 2-4 कॉमन पॉइंट्स हैं, लेकिन जो कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं तो मैंने 4-5 किए, बाकी एनडीएमए की गाइडलाइंस इस पर डाल दी, जैसे कि क्राउड मैनेजमेंट पे, क्योंकि जीएस पेपर 3 का ये प्रश्न आपके लिए क्राउड मैनेजमेंट पे है, और उसमें खास तौर से आपके लिए जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है उस पर प्रश्न ये लोग डाल सकते हैं, जो है ना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उस चीज़ को ये लोग जो है डाल सकते हैं। पहला चीज़ तो देखो, ये जो जैसे महाकुंभ की जब हम बात करते हैं, इतनी ज़्यादा, मतलब करोड़ों लोग, मतलब आप देख लो कि विश्व में इतने देश, मतलब आप देखो उनकी पॉपुलेशन नहीं होगी जितना वहाँ पे महाकुंभ में, जैसे अभी कुछ दिन पहले मतलब क्राउड थी, तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि चैलेंज भी था जो वहाँ पे पुलिस पर्सनल है उनके लिए, तो बहुत, आप भी जैसे वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, एसडीएम है, या जो है स्टेट अथॉरिटी के हिस्सा हैं, तो आपके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी का काम आपका बनता है। अब इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, वो तो देखने वाली बात है। इतनी क्राउड कैसे आई, कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे अगर आप कभी साउथ के टेम्पल्स में जाओगे ना, तो वो उनका बड़ा अच्छा क्राउड का मैनेजमेंट रहता है, मतलब वो किस टाइप से लोहे का एक वो बना के रखते हैं और उनका मूवमेंट रखते हैं, फिर बीच में रोकते हैं जब वो लोग साइड से निकलते हैं, फिर बाकियों को एंटर करने देते हैं। तो हम कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत मैटर करता है इतनी बड़ी उसमें, उस पर पूरी, क्योंकि आपको पहले से सब इमेजिन करके जाना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे मान लो कह रहे थे वहाँ सो रहे थे लोग और वहाँ से एकदम से भीड़ आई, तो वहाँ जो पर्सन है, जो लोग वहाँ पे पुलिस पर्सनल है, उनको भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यार अगर इतनी तेज़ी से लोग आ रहे हैं और वहाँ लोग सो रहे हैं, तो वो कैसे उनको रोका जाए या वहाँ पे उनको सोने ना दिया जाए, ये भी चीज़ देखने वाली बात है। ये तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा ना कि ये इशू हो सकता है। तो दोनों चीज़ कैसे, इतनी भीड़ आ रही है उसको कैसे रोका जाए, और अगर वो आगे को ऐसे जा रहे हैं और लोग सो रहे हैं तो उनको वहाँ पे फिर नहीं अलाउ करना चाहिए था अगर इतनी भीड़ है। तो ये सब जब आप पहले से चीज़ों को प्रिज्यूम करेंगे कि अच्छा ये केसेस हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसमें देखो उसमें जो रोल होता है, जो हायर ऑफिशियल्स है उनका बड़ा रोल आपका होता है। अब आप देखोगे कि महाकुंभ के बारे में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, कई चीज़ें, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उस चीज़ को भी हाईलाइट किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इसमें ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है, उस चीज़ को भी आप समझते हैं। तो क्राउड, ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया, एक तो देखो जो स्टडी कही गई है कि आप जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे एटलीस्ट एट अ डेंसिटी ऑफ 5 पीपल पर स्क्वायर मीटर, इतना में अगर इतने में अगर 5 लोग हैं और पर स्क्वायर मीटर पे, तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, और अगर ज़्यादा और इंक्रीज़ होंगे तो इंजरी के चांसेस आपके हो सकते हैं, सीरियस इंजरी और ये सब आपकी हो सकती है। सो यहाँ पे लार्ज जो क्राउड है बिहाइंड अ बैरियर बहुत तेज़ी से आपका हो गया, तो यहाँ पे है ना कि अगर बहुत हो जाएगा, खड़े होने की जगह नहीं, तो लोग गिरेंगे। अब इतने कोई बैरियर भी कोई इतने बहुत बड़े नहीं होते कि उनको रोक पाएंगे। तो प्रिवेंटिव क्राउड क्रेसेज इज, है ना, तो यहाँ पे जरूरी क्या है, प्रॉपर
क्राउड डेंसिटी डिफाइन करना, सेफ लेवल क्या है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे सिंपल मेजर जैसे ओपनिंग मोर एंट्री, एग्जिट पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए, और अराइवल टाइम देखना, इंश्योरिंग क्लियर पैसेज वे, ये सब इंश्योर करना, ये है। तो यहाँ पे क्या है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रायोरिटाइज प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। उन्हें क्राउड आएगा नहीं आएगा कैसे मैनेज करेगा उसको थोड़ा सेकेंडरी रखते हैं, इसलिए अगर कोई ऐसे जिम्मेदार होता है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। दे हैव वेस्ट, है ना। तो यहाँ पे है ना, तो मतलब जनरल सेल्स में देखा जाए, जैसे मे भी यहाँ के केस में नहीं, बट कई जगह पे ये भी होता है, जगह छोटी तो आप जम के टिकट लेके मतलब इट्स नॉट अबाउट द महागो, मतलब अगर किसी कमर्शियल स्पेस में देखा जाए तो वहाँ भी जम के भर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और वो कमाई करें टिकट से। सो ये गवर्नमेंट के लिए भी एक वेकअप कॉल है, इवेंट ऑर्गेनाइजर के लिए। तो यहाँ पे सेंसिबल रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी कई दिन बाकी है, तो ये सब देखना है। देखो एनडीएमए की जो गाइडलाइन है उसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट की। पहला तो प्री इवेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से ही एस्टिमेट करना। पहले से हमने देखा है कि 40 करोड़ लोग आएंगे, और जो ये मतलब कुछ खास दिन होते हैं उसमें तो बहुत पॉपुलेशन आपकी आ जाती है, पहले से सब प्रिज्यूम करना, रियल टाइम मॉनिटर करना, टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर क्राउड। अब रात का टाइम है, सब सो जाएं, ये अलग बात, ये चीज़ भी ठीक नहीं है ना। बहुत दिन भी सोने के लिए है, उस टाइम अगर पता इतनी फील्ड है तो मॉनिटर करना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सब एकदम से प्रकट हो गए, आ रहे होंगे कहीं से भीड़ इकट्ठा हो रही थी, कोई ना कोई तो उसको मॉनिटर करना चाहिए था ना, देखना। जैसे मान लो कि ड्रोन के माध्यम से है, किसी के माध्यम से वो मैंने देखा जा रहा है नज़ारा। ऐसा नहीं कि रात के टाइम पे लोग नहीं आ रहे हैं, रात का ही वो शुभ मुहूर्त 12 बजे रात के बाद मानते हैं, तो वहाँ पे एक ही जगह पर उन्हें संगम में ही नहाना है, तो वहाँ पे पूरा नज़र ड्रोन के माध्यम से होना चाहिए, इतनी क्राउड आ रही है। ठीक है, तो ये एक फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बहुत बड़ा है। ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए, ट्रेंड पर्सनल और रिस्पॉन्सिबल बहुत मैटर होना चाहिए, जिम्मेदारी वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो खास तौर से जो ये डेवलपिंग स्टेट्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप ऑफिसर से बात करो ना, तो उनका तो वैसे ही सर नाक बहुत ऊंचा रहता है, मतलब कि कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो लेने के लिए तैयार नहीं, और जो कॉमन आदमी होगा उसको थोड़ा परेशान करने में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे अब अगर आप यही चीज़ किसी, जैसे आप किसी डेवलप्ड स्टेट की तरफ जाओगे या डेवलप कंट्रीज़ की तरफ जाओगे, तो जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो उनका, क्योंकि लोग अपने राइट्स के प्रति अवेयर है और ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं, तो उनको दे आर अवेयर अबाउट इट, कि लोगों को अपना राइट्स का पता है। तो ये सब चीज़ें भी देखना है। इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रिवेंटिंग स्टैम्पेड्स, ये सेफ एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन, देखो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी जो है वो अलाउ करता है कि कोई भी अपना असेंबल हो सकता है पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3, गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। पुलिस एक्ट 1861, उसमें भी कंडीशन इम्पोज की जा सकती है फॉर रेगुलेटिंग लॉफुल प्रोसेशन और असेंबली का। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी कहता है कि डील्स विद वेहिकुलर एंड ह्यूमन ट्रैफिक एंड अदर रिलेटेड एरिया रिलेटेड टू क्राउड मैनेजमेंट। तो ये कुछ लीगल प्रोविजंस मैंने ऐड किए हैं, थोड़ा आपको आइडिया, सब आर्टिकल में नहीं दे रखे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इसमें देखो एक डायग्राम आप थोड़ा सा नज़र बना के देखो, है ना। ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा आप लोग देखो, ठीक है। तो ये डायग्राम में अगर क्लियरली आपको दिख रहा हो तो इसमें कई चीज़ें, जैसे कई सारे इवेंट्स होते हैं, क्राउड एक्सपेक्टेड, अलग अलग तरीके की एज, जेंडर, रिलीजन, ये इट्स नॉट अबाउट महाकुंभ, मतलब ओवरऑल हम देख रहे हैं। वेन्यू हो गया, फिर क्राउड मोटिव, सोशल एंड टेंडर, पॉलिटिकल, रिलीजियस क्या हो सकता है। वेन्यू मतलब किस जगह पे है ये भी देखना है। पब्लिक प्राइवेट कैपेसिटी कितना, ओपन एरिया कितना है, टेम्पोरल या परमानेंट अरेंजमेंट कैसा है, लोकेशन उस प्लेन, हिली टेरेन कहाँ पे है, लोकल शॉप, रेजिडेंट इन नेबरहुड, एनजीओ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब अलग अलग स्टेक होल्डर देना। इन सबको देख के ही प्रॉपर फिर आपको कैपेसिटी प्लानिंग करनी है, रिस्क का असेसमेंट करना है, प्रिपेयर्डनेस इन प्लानिंग करनी है, अगर कोई चीज़ होता है तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, जिससे चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो ये वर्डिंग्स आपको माइंड के अंदर होना चाहिए। अगर इतना है तो आप 10 नंबर का आंसर लिख लेंगे। मैपिंग का देख लेते हैं। ये आपका एक जगह है, तो यहाँ पे मैपिंग देख लो। 45th इंटरनेशनल हॉट एयर बैलून फेस्टिवल आपका हुआ है, दैट इज़ चैडिवक्स करके है, ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। चलो, टुडे इज़ द लास्ट डे 50% ऑफ के लिए सारे कोर्सेज के लिए। तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। देखो इसमें पूरा 2 साल का करंट अफेयर प्लस सारे स्टैटिक कंटेंट आपका कवर्ड है। जैसे कल मैं आपको दिखाता हूँ ओल्ड एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, लोकल विंड्स पूरा पढ़ाया। उसके बाद आप देखो
लोकल हॉट विंड्स, ये सब चीज़ें पढ़ाई। या आप डायग्राम देखो प्रॉपर है, आपने कहीं से भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, बट इन चीज़ों को टू द पॉइंट कवर कर लेना एक कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे करके देखो जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। साथ में अभी देखो स्पेक्ट्रम है, जैसे ये देखो पूरी किताब जो है मैं कवर कर रहा हूँ कि ऑथेंटिक सोर्सेस मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो चीज़ आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको कवर हो रहा है। तो इस कोर्स में देखो सब कुछ है, साइंस, टेक, एग्रीकल्चर के जीएस के कंटेंट डाल दिया, आईआर का कंटेंट डाल दिया, इकोनॉमी का भी आपको पड़ जाएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ कवर्ड है, मतलब जो आपको पढ़ना है। प्लस 2 साल का करंट है। एक कोर्स ऐसा जिसके अगर आप वीडियोस दैट विल बी मोर देन 120 प्लस, और ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप उनको अच्छे से करके चले जाओगे तो आप मानकर चलो, ये हो सकता है 200 तक भी वीडियो चले जाए, ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो ये लास्ट में आप नहीं कर पाओगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो सब कुछ एक ही कोर्स के अंदर है। प्लस आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है PT 730, अगर अलग से जुड़ना चाहते हो। हिस्ट्री रिवीजन बैच है, इसमें ओल्ड NCERT और ये सब कवर्ड होगा। सुपर 10 सीरीज़ है, 10 टेस्ट भी इसमें आएंगे। तो ये सब कुछ है। तो इस सब कोर्सेज के लिए आपका 50% ऑफ है। और ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करना आपको सौरभ पांडे CSE ऐप गूगल प्ले स्टोर से। और यहाँ पे नंबर आप याद रखो जो मेंशन्ड है इसमें, 90579 21649, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सप्लेन द रोबस्ट स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट, ये आप अपना आंसर का इवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। इवन ऐसे का कोर्स है आकलन, अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेशन। सो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक तरीके से सही कंटेंट को कवर करें, सही चीज़ें पढ़ें। और मेरा भी प्रयास आप लोग के लिए है कि ऐप में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उनमें ऑथेंटिक सोर्सेज को कवर किया। क्रैश कोर्स के अंदर मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ। और लास्ट डे है 50% ऑफ का, तो आप उस चीज़ का हिस्सा बने। एंड इसके बाद PT 730 इसको तो मिस ही मत करना आप प्लीज़। मेरा ये अनुरोध है कि, है ना, उससे काफ़ी सारे वीडियोस रहेंगे, आप एटलीस्ट उन वीडियोस को गो थ्रू हो जाना। 18 वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। 2 साल का मतलब 2 साल है, तो 2 साल का कंटेंट उसमें जा रहे हैं। तो 18 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लस 1000+ टॉपिक्स मैंने प्रिंट फॉर्मेट, मतलब जो आपको एक प्रैक्टिस सेट टाइप है, तो आपको रीड करना है डेली बेसिस में। अगर आप 50 क्वेश्चन भी रीड करते हैं, वो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के क्वेश्चन है, वो कवर्ड होंगे। तो ये सब चीज़ें करना है। देखो, अगर आप सही कंटेंट पढ़ोगे, भले आप कहीं भी पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि मुझसे पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो, ये भी हो सकता है कि आप सोचो चलो नया ट्राई करते हैं। तो वो नए ट्राई के चक्कर में कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये मेरा मानना है। बाकी आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, कवरेज चल रहा है। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप और आप जुड़ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।